हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक लास्ट वीडियो और पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल ये लास्ट वीडियो ही रहेगा और इसमें छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको VH वक्र बताया था और उसी को मैं थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं। तो बच्चों, उम्मीद है पहली बात तो आपको VH वक्र बनाना सबको समझ में आ गया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में यही आ सकता है कि VH वक्र बनाइए, या फिर इसमें से 2-3 टर्म हैं जो आने लायक हैं। चुंबकीय संतृप्ति क्या है, धारणशीलता क्या है और निग्राहिता क्या है, ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं। इसी क्रम में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लास्ट थ्योरेटिकल हेडिंग बनती है वो है शैथिल्य हानि, हाइस्टेरेसिस लॉस। शैथिल्य हानि बच्चों, ये शैथिल्य हानि आपको चैप्टर नंबर 10 में भी आएगी, तो मैं वहां नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहां आप बहुत ढंग से आज इसको समझें। अब आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए बच्चों, शैथिल्य हानि क्या होती है कि जैसे आपने कोई चुंबकीय पदार्थ लिया, ये मान लीजिए अपना कोई चुंबकीय पदार्थ है, समझिएगा बच्चों, ये अपना कोई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। आपने कोई चुंबकन क्षेत्र लगाया और इसको चुंबकित किया। चुंबकित क्या किया आपने? चुंबकित मतलब आपने इसको चुंबक बनाया, आपने इसको चुंबक बनाया। फिर आपने इसके चुंबकीय गुण कम किए कुछ देर बाद, यानी कि आपने विचुंबकन किया। विचुंबकन कल वाले ग्राफ में आप देख रहे थे ना, कैसे कैसे। देखो मैं कल वाला ग्राफ बनाऊं अगर 1 सेकंड के लिए, बनाना आता है सबको। सर्किल सा, फिर उल्टा, फिर यहां से यहां तक सर्किल सा, फिर ये ऐसे उल्टा, और इस तरीके से हमने कल ग्राफ बनाए थे। तो चुंबकन, इस अवस्था को नाम दिया है ये चुंबकन, और यहां पूरा विचुंबकन, फिर ये चुंबकन, फिर ये विचुंबकन। तो ये चुंबकन विचुंबकन का दौर चलता रहता है ना। इससे आपको कम समझ में आएगा, मैंने बस ग्राफ बनाया है आपके सामने के बाद। आप तो बिल्कुल देसी भाषा में समझो कि शैथिल्य हास है क्या। तो जब आप कोई चुंबकीय पदार्थ लोगे, ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, और 2-3 बार मैं आपके दिमाग में फिट भी कर दूंगा। आप एक चुंबकीय पदार्थ लोगे, पहले तो आप इसको चुंबकित करोगे, फिर आप इसको विचुंबकित करोगे। एक तो आप क्या करोगे, इसको चुंबकित, दूसरा आप इसको क्या करोगे, विचुंबकित। तो चुंबकन और विचुंबकन के एक चक्र में, एक पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्षयित होगी। उस चीज को ही शैथिल्य हास के नाम से जाना जाता है। देखो एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए, सोचना कैसे, वो बड़ी बात है। एक बार दिमाग में आ जाएगा भाई शैथिल्य वो चीज है, तब तो आप बोल ही दोगे। जैसे एग्जाम में आया कि शैथिल्य हानि क्या है, एक्चुअल में ये एक ऊर्जा हानि है। अब शैथिल्य का संबंध VH वक्र से है, और VH वक्र में बार बार मैं चुंबकन और विचुंबकन की बात करता हूं। यानी कि आपने किसी चीज को चुंबक बनाया, कहने का मतलब चुंबकित किया, आपने उन चुंबकीय गुणों को हटाया, मतलब आपने विचुंबकन किया। तो आप बार बार चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन, यही चक्र चल रहा है ना आपका। तो इस एक चक्र में, कौन से एक चक्र में, चुंबकन और विचुंबकन के एक चक्र में, तो किसी चुंबक का जो चुंबकन और विचुंबकन का एक दौर है, एक चक्र है, उसमें जो भी ऊर्जा की हानि होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे, शैथिल्य हानि के नाम से जानेंगे। उम्मीद है परिभाषा दिमाग में घर कर गई होगी आपके में। शैथिल्य हानि क्या है बच्चों, बोल के दिखाओ एक बार जल्दी से। शैथिल्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। शैथिल्य हानि क्या है? चुंबकन और विचुंबकन की एक संपूर्ण चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि शैथिल्य हानि कहलाती है। एक बात परिभाषा। दूसरी बात, शैथिल्य हानि निकालें कैसे? तो पहले आप परिभाषा नोट कर रहा हूं मैं, आप देख लेना, बाद में लेना, एक बार आप समझिए पहले तो
कि चुंबकन तथा दूसरी प्रक्रिया कौन सी है, विचुंबकन। पहले तो चुंबकन और उसके बाद विचुंबकन। चुंबकन तथा विचुंबकन के एक चक्र में, बार बार चलेगा, मैं एक चक्र की बात कर रहा हूं, चुंबकन तथा विचुंबकन के एक चक्र में ऊर्जा की हानि, जो भी ऊर्जा का लॉस होगा, कॉमा लगा दीजिए, क्या कहलाएगी, शैथिल्य हानि कहलाती है। बच्चों ये परिभाषा है, उम्मीद है परिभाषा तो आप सबको समझ में आ ही गई होगी कि जो आप चुंबकित कर रहे हो, चुंबक बना रहे हो, चुंबकन और विचुंबकन के एक चक्र में ऊर्जा की जो हानि होगी, ऊर्जा का जो लॉस होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे, शैथिल्य हानि के नाम से जानेंगे। दूसरी बात ध्यान सुनना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। शैथिल्य हानि का एक सूत्र है, Q बराबर VAN, Q बराबर VAN, Q बराबर VAN, जहां Q प्रति चक्र ऊर्जा हानि, प्रति चक्र ऊर्जा हानि, जो Q दिख रहा है एक्चुअल में ये ऊर्जा हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये प्रति चक्र ना होकर प्रति सेकंड ऊर्जा हानि है, सॉरी। Q जो है प्रति सेकंड ऊर्जा हानि, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। Q क्या है, प्रति सेकंड ऊर्जा हानि। V का मतलब हुआ आयतन, आयतन लिख दो आप तो सिंपल, ठीक है। कैपिटल A, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है VH वक्र का क्षेत्रफल, VH वक्र का क्षेत्रफल। जो आपने कल VH वक्र बनाया था उसके अंदर वाला भाग, तो एक बात समझ में आई होगी कि VH वक्र जितना बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां दो ग्राफ बनाऊं धीरे धीरे, समझिएगा बच्चों, एक ग्राफ और ऐसा एक दूसरा ग्राफ और बनाऊं। अब तो प्रैक्टिस आपको भी हो गई होगी, देखो कितना शानदार डायग्राम बनता है। तो इसका एरिया ज्यादा है और इस ग्राफ का एरिया कैसा है, कम। अब इसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसमें लॉस कैसे होंगे, ज्यादा, और इसमें लॉस कैसे होंगे, कम। कोई पूछ ले कि VH वक्र का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका आंसर मैं दूंगा अभी, पर पहले इस फॉर्मूले को पूरा समझें। क्या हेडिंग स्टार्ट किया मैंने, शैथिल्य हानि। अब तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, हानि का मतलब ऊर्जा में कमी हुई है और शैथिल्य का मतलब है चुंबकन विचुंबकन में। तो चुंबकन और विचुंबकन के एक पूरे चक्र में, एक पूरे साइकिल में जितनी एनर्जी लॉस हुई है, जितनी ऊर्जा का नुकसान हुआ है, उसे हम शैथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू VAN। Q है प्रति सेकंड ऊर्जा हानि, प्रति सेकंड ऊर्जा हानि। V है आयतन, A है VH वक्र का क्षेत्रफल, और जो N है वो है आवृत्ति। आवृत्ति देसी भाषा में कहें तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब कई बार एग्जामिनर थोड़ा डेढ़ होशियार बन जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी किताब में दिया हुआ है कि VH वक्र का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। ध्यान सुनना बच्चों, यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि शैथिल्य हानि क्या होती है, उसका फॉर्मूला और इन फॉर्मूलों का फिजिकल मतलब। अब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि VH वक्र का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो कई बच्चे जल्दी में आंसर देते हैं कि सर वो ऊर्जा हानि को दर्शाता है। यह पर्याप्त आंसर नहीं है। आप देखिए, अगर आपको VH वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहां से A निकालना पड़ेगा, तो A का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Q बटे VN। Q बटे VN। क्षेत्रफल किसे दर्शा रहा है, तो V आयतन को एकांक मान लो, चक्कर को एक मान लो, कि माना V बराबर 1, N बराबर 1,
तो ए किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। सुना ध्यान से, एकांक आयतन तथा एकांक चक्र या एक चक्र, किसी पदार्थ के एकांक आयतन तथा एक चक्र के लिए प्रति सेकंड ऊर्जा हानि BH वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से बना सकते हो कि भाई पदार्थ का आयतन एकांक है, उसमें एक चक्र पूरा हुआ है खाली, तो जो पर सेकंड ऊर्जा हानि है वही BH वक्र का क्षेत्रफल भी है। तो आप पहले ऐसा करो, इसको नोट करो, यहां से पहले आप इतना नोट करो। चलो, जो लिख रहे हैं वो लिख लें स्क्रीन पॉज करके, और जो ना लिख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अब इसमें एक बात लिखें आप नीचे, इसके नीचे एक बात लिखें, BH वक्र का क्षेत्रफल, VH वक्र का क्षेत्रफल, कॉमा लगाइए, एकांक आयतन, एकांक चक्र या एक चक्र, एकांक आयतन एकांक चक्र में प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा हानि दर्शाता है। ऊर्जा हानि दर्शाता है, नोट कर लेना। VH वक्र का क्षेत्रफल जो है एकांक आयतन और एकांक चक्र में जो ऊर्जा हानि होगी उसे रिप्रेजेंट करेगा। नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, एक और हेडिंग लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। अरे यार, देखो नरम लोहे व स्टील का VH वक्र, एक हेडिंग और लिखिए इसमें छोटी सी, नरम लोहा व स्टील का VH वक्र। आपको हाइस्टोसिस कर्व बनाना है सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए, समझेंगे ध्यान से बच्चों। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट हैं जो आपको लगभग याद से ही रखने पड़ेंगे। समझिएगा कैसे, अगर हम कर्व बनाएं, मतलब दो ग्राफ बनाने हैं मुझे, एक साथ एक ही ग्राफ में दो ग्राफों को रूप देना है। एक रहेगा नरम लोहे के लिए और एक रहेगा स्टील के लिए। तो जब नरम लोहे और स्टील का ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ कैसा बनता है, नरम लोहे का बना रहा हूं पहले, प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा लंबा ज्यादा है। देखो है तो, अब आप कहोगे सर हमसे कैसे बनेगा, तो मैंने कल 10 मिनट इसी बात पर खराब किए थे। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था। अगर आपके हाथ में वो लचक है जो मैं कल से बता रहा हूं, एक बार रफ में प्रयास करना ही होगा, अदरवाइज भाई नंबर नहीं मिलेगा, ये आप फिक्स मान लेना, ठीक है। अच्छा, आप चाहो, अब चूंकि दो ग्राफ बनने वाले हैं ना, तो इस वाले पोर्शन को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक बार तो आता है, अब बार बार तो ये पोर्शन आने से रहा, मतलब यहां चुंबकन हो जाएगा, चुंबकीय संतृप्ति, ये धारणशीलता, ये निग्राह्यता, फिर चुंबक संतृप्ति, फिर धारणशीलता, फिर निग्राह्यता और फिर वापस चुंबकीय संतृप्ति। ये तो है बच्चों लोहे का। हल्की सी ट्रिक बता दूं दिमाग में, लोहे का इस अक्ष पे लंबा होता है और स्टील का इस अक्ष पे लंबा होगा। कैसे? ऊंचाई थोड़ी कम रखनी है, इससे कम रखनी है अपने को।
ज़्यादा नीचे मत ले जाना उससे, इस टाइप में, ठीक है ना। और आप इसको रिमूव कर देना इस टाइप में। बच्चों आपको 2 ग्राफ बनाने हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये बनाना, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, केवल अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ को देखकर कुछ रिजल्ट पूछेगा, ग्राफ तो वो नहीं बन पाता है। पर बाई चांस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टील और लोहे के लिए बीएच वक्रों में विभेद बताइए, अंतर बताइए, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों मुश्किल से 5-6% बच्चे ही ऑल ओवर राजस्थान में ग्राफ ढंग से बना पाएंगे। भाई मैक्सिमम को तो बनवाया ही नहीं जाता है, और जिनको बनवाया जाता है उनमें से मैक्सिमम बना नहीं सकते, बहुत कम लोग समझेंगे। हम ध्यान से दोबारा मेरी तरफ बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखें। 2 अक्ष बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अच्छा, इस अक्ष पे आप लिख दो, चाहो तो एच ले लिया साहब हमने, इस अक्ष पर हमने बी ले लिया। 2 ग्राफ बनाने हैं, एक तो लंबा होना चाहिए बाई अक्ष पर, वो तो होगा नरम लोहे का, और एक लंबा होना चाहिए एक्स अक्ष पर, वो होगा स्टील का। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, ये प्रैक्टिकल ही रिजल्ट हैं, कैसे आए वो मैं बताऊंगा आपको, ये ग्राफ कैसे बना वो मैं बताऊंगा। पर उससे पहले कम से कम ग्राफ तो समझ में आए, जो काम की बात है। देखो नॉर्मल वे में मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं, एकदम बीच में हुआ एक तरीके से, जब मुझे सिंपल एक ग्राफ बनाना होगा, पर मुझे तो झुकाव इधर देना है ना ग्राफ का। तो आप क्या करोगे, मेरे साथ में प्रयास करें, अपने गाल करके आप प्रयास करें कि इस अक्ष के चिपक के चलना है, सर्किल ऐसे और फिर सर्किल उल्टा, खूब ऊंचा ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कहानी समझ में आई। फिर लंबा ही लंबा रखना है, ऐसे लंबा इधर मत ले जाना, इस अक्ष पे लंबा देना है अपने को। सर्किल सा लिया यहां तक और इधर ऐसे घुमा दिया, फिर सर्किल सा लिया और इधर ऐसे घुमा दिया, और इसको फिर आप साफ कर देना। बताओ कुछ कहानी समझ में आई ना। ये जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बनता है मैं लिख रहा हूं, ये बनता है बच्चों नरम लोहे का। अब इस ग्राफ में कहां चुंबकीय संतृप्ति है, कहां निग्राह्यता है, कहां धारणशीलता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए पिछले 2 लेक्चर के माध्यम से। अब की बार इस चौंच से थोड़ा नीचे रखना है ना, लंबा इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं, अधिक चौड़ जाए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो दूसरा ग्राफ बना है ये वाला, ये बना है स्टील के लिए। सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाओ, चलो सबसे पहले तो आप 2 ग्राफ अपने बुक में बने हुए हैं भाई, पेज नंबर 192 निकालना, वहां दोनों ग्राफ बने हुए हैं। आप ग्राफ बनाने का प्रयास करें सबसे पहले रफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम तुलना लिखते हैं। तो तुलना में पहला पॉइंट क्या आएगा, देखना ध्यान से। स्टील और लोहे की तुलना बता रहा हूं, एच के किसी भी मान पर, मान लो आपने ये मान देखा एच का, तो जब एच का मान देख रहे हो तो देखो बी का जो वैल्यू है ना, वो नरम लोहे के लिए स्टील से हर जगह ज्यादा है। फॉर एग्जांपल्स, आप क्योंकि ऊंचा ग्राफ नरम लोहे का है मतलब बी ज्यादा है, देखो आपने ये एच की वैल्यू ली, यहां देखा आपने ये बी, तो किसकी कोई वैल्यू लेके देखो, बना के दिखाता हूं। अब मैं ग्राफ को थोड़ा बिगाड़ूंगा, आपको यही ग्राफ बनाना है, इससे आगे मैं जो भी बनाऊं वो आपको नहीं बनाना है भाई। यहां से आपने एक लंब डाल के देखा, एच फिक्स कर दिया आपने दोनों ग्राफों के लिए, तो स्टील का बी तो आया ये, और नरम लोहे का बी आया ऊपर। मतलब अगर एच कोई फिक्स एच की बात कर रहा हूं, या एच का कोई मान मैंने फिक्स कर दिया है बच्चों, तो उस पर जो नरम लोहे का बी है वो स्टील से क्या रहेगा, ज्यादा। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि एच के किसी निश्चित मान पर, एच के किसी निश्चित मान पर नरम लोहे के लिए बी कॉमा स्टील से ज्यादा होता है। यह पॉइंट समझ में आया कि फॉर एग्जांपल्स एच का मान 5-5 लगाया दोनों पदार्थों पर,
स्टील पर भी समझना बच्चों, सिर दुखाने वाली बात है, लास्ट लेक्चर है भाई, लास्ट में तो आपको पता है बेसिक चीज़ें याद करने वाली रह जाती हैं। तो जैसे आपने H का मान 5 लगाया, आपने B का मान नरम लोहे में देखा और आपने B का मान स्टील में देखा, तो B जो है वो नरम लोहे में आपको ज़्यादा मिलेगा। ग्राफ से भी दिख रहा है और वैसे में लिख दिया है कि H के किसी निश्चित मान पर नरम लोहे के लिए B स्टील से क्या होता है, ज़्यादा। मतलब चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों नरम लोहे की ज़्यादा होंगी। चुंबकीय पारगम्यता मतलब बल रेखाओं की संख्या। अरे जब B ज़्यादा है, जब B ज़्यादा है तो चुंबकीय पारगम्यता भी ज़्यादा है और चुंबकीय प्रवृत्ति भी ज़्यादा है। अगले पॉइंट में लिख दो इसको कि चुंबकीय पारगम्यता ब्रैकेट में म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई है। चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होती हैं, नरम लोहे की। स्टील से अधिक होती है, स्टील से ज्यादा होती है। 2 पॉइंट समझ में आए। आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले कि चुंबकीय पारगम्यता किसकी ज्यादा है, स्टील की, नरम लोहे की, नरम लोहे की। चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसकी पारगम्यता ज्यादा है उसकी प्रवृत्ति भी ज्यादा है, क्योंकि म्यू आर और काई एक ही सूत्र से रिलेटेड है आपस में। अगला जरा धारणशीलता देखिए, धारणशीलता किसकी ज्यादा है, धारणशीलता स्टील की धारणशीलता यहां से यहां तक है और नरम लोहे की धारणशीलता यहां से यहां तक है। मैं नरम लोहे की धारणशीलता की बात करता हूं बच्चों, तो इससे लेकर ये वाला बड़ी वाली रेखा नरम लोहे की है और ये छोटे वाली रेखा स्टील की है। तो धारणशीलता अगर मैं देखूं तो नरम लोहे की ज़्यादा है स्टील के बजाय। तो एक पॉइंट धारणशीलता के बारे में कि धारणशीलता किसकी ज़्यादा होगी भाई, नरम लोहे की। किससे, स्टील से अधिक। अब तक सब कुछ स्टील का ज़्यादा आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने अधिक वाले, मैंने मतलब जो नोट्स लिखा रहा हूं आपको उनमें अधिक वाले पॉइंट एक साथ और फिर कम वाले पॉइंट में एक साथ लूंगा। मतलब देखो, अब याद करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊं कि नरम लोहे में कौन कौन चीज़ ज़्यादा है। V ज़्यादा है अगर H फिक्स कर दिया जाए स्टील और नरम लोहे के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किस में ज़्यादा है, नरम लोहे में। म्यू आर ज़्यादा है, काई ज़्यादा है, धारणशीलता ज़्यादा है। ये पॉइंट तो है अधिक। अब जरा 1 मिनट के लिए आप निग्राह्यता पर नजर मारो। निग्राह्यता, ये एक तो निग्राह्यता ये है और एक निग्राह्यता ये छोटे वाली है। ध्यान से देखो, बड़ी निग्राह्यता है, ये ग्राफ किसका है, स्टील का। और छोटी निग्राह्यता किसकी है, ये ग्राफ किसका है, नरम लोहे का। यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चों निग्राह्यता की, निग्राह्यता किसकी ज्यादा है, निग्राह्यता स्टील की, स्टील की नरम लोहे से अधिक। अरे कहानी समझ में आ रही है। धारणशीलता किसकी ज्यादा है, नरम लोहे की। आप चुंबकीय पारगम्यता किसकी ज्यादा है, चुंबकीय पारगम्यता नरम लोहे की। चुंबकीय प्रवृत्ति नरम लोहे की। बी नरम लोहे का, शॉर्ट बनाना अपने हिसाब से कि नरम लोहा ज्यादा है, अपने हिसाब से आप ऐड करें चीजों को। निग्राह्यता किसकी ज्यादा है, निग्राह्यता स्टील की ज्यादा है। और एक बात, BH वक्र का क्षेत्रफल, ये भी बड़ा ग्राफ स्टील का है भाई, चौड़ा वाला ग्राफ। और अगर BH वक्र का क्षेत्रफल स्टील का ज्यादा है तो मैं शैथिल्यहास लिख सकता हूं क्या। कोई पूछे कि शैथिल्यहास किस में ज्यादा होगा भाई, शैथिल्यहास किस में ज्यादा होगा, तो शैथिल्यहास का मतलब देखो, दिमाग लगाना। शैथिल्यहास का मतलब बताया सर ने, VH वक्र का क्षेत्रफल और चौड़ा ग्राफ स्टील का है तो क्षेत्रफल स्टील का ज्यादा है। तो शैथिल्यहास स्टील का नरम लोहे से अधिक है। अरे भाई ये पॉइंट समझ में आए, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जटिल क्वेश्चनों में से है। अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी भाई, है ना। नहीं आता है, बहुत कम चांस है,
फिर भी हम 0% चांस है उस चीज को ही पढ़ते हैं, है ना। तो आप अब इसको नोट करिए और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स लिखकर सेट करना भाई। जटिल हेडिंग है तरीका, मैंने ग्राफ, पहले तो बात तो ग्राफ ही नहीं बनता है लोगों से, ग्राफ भी बन जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा ग्राफ बना देंगे। आप ग्राफ में प्रैक्टिस करोगे भाई ढंग से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब 2-3 बातें और लिख लें, फिर इसे खत्म कर देंगे। देखिए, अपनी बुक निकाल लें, वहीं से आप साफ कर दें इसको। दो तीन बातें अब डायरेक्ट जो आप याद कर लें थोड़ा सा, है ना। ये जो हेडिंग पड़ी है इसके नीचे एक कभी कभार ये पूछता है आपसे कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं और क्यों। स्थायी चुंबक बनाने के लिए या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्यों। या ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, अब ये ट्रांसफॉर्मर की क्रोड क्या है चैप्टर नंबर 10 में समझेंगे। इसे बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, समझिएगा। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड से मेरा मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए मैं अलग अलग समझाऊंगा आपको, है ना। एक है मेटल का टुकड़ा लिया जाता है ऐसा, बेस्ट चैप्टर नंबर 10 में पूरी बड़ी हेडिंग है, टेंशन मत लेना, नहीं ये समझ में आए तो। तारों को लपेटकर एक कुंडली यहां बनाते हैं, तारों को लपेटकर दूसरी कुंडली यहां बनाते हैं। और ट्रांसफॉर्मर काम करता है एसी पर। किस पर काम करता है, एसी, अल्टरनेटिव करंट। तो जब बच्चों करंट बहेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा। एसी की विशेषता होती है, एसी की विशेषता है जैसे 10 एम्पियर एसी बहेगी ना तो ये बार बार 0 से 10 और 10 से 0 होती रहेगी, पता है ना आपको ऐसा। डीसी फिक्स बहती है, एसी चेंज होती रहती है। अब आप सोचिए एक बार, जब धारा 0 से 10 जाएगी, करंट बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो क्या ये धीरे धीरे चुंबकित होगी क्रोड। बिल्कुल होगी सर। करंट 0 से 10 जा रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये चुंबकित होगी। फिर करंट 10 से 0 आ रहा है, जब करंट 0 हो जाएगा तो ये विचुंबकित भी होगी। मतलब ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में बार बार चुंबकन विचुंबकन चलता रहता है, चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन, ये क्रम चलता रहेगा। और जहां भी नाम आएगा चुंबकन विचुंबकन तो वहां एक हानि होगी। कौन सी हानि, शैथिल्य हानि। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में कौन सी हानि होती है, शैथिल्य हानि। और आप क्या चाहोगे कि हानि ज्यादा हो कि कम हो। हम हमेशा हानि को कम करना चाहेंगे। कोई ये चाहेगा कि हमें ज्यादा हानि हो, कोई नहीं चाहेगा। तो शैथिल्य हानि कम करने के लिए जो बीएच वक्र बनेगा ना उसका क्षेत्रफल आपको कम लेना होगा, क्षेत्रफल आपको कम लेना होगा। आपको ऐसी धातुएं लेनी होंगी जिनका बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम हो, बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम हो, बीएच वक्र का क्षेत्रफल कैसा हो, कम। और इसके लिए दो मिश्र धातु हैं, कौन कौन सी, एक तो है परमेलॉय और एक है म्यू मेटल। दो आप नाम याद करना भाई, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन बन के आए कि भाई ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए परमेलॉय या म्यू मेटल, परमेलॉय या म्यू मेटल मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका जो वीएच वक्र है इसका क्षेत्रफल कैसा होता है, कम। तो आप इस बात को नोट करें एक बार जल्दी से, स्टार लगाएं, हेडिंग डालें यहां पे, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड लिखिए। ट्रांसफॉर्मर में शैथिल्य हानि कम रहे,
ट्रांसफॉर्मर में शैथिल्य हानि कम रहे, इसके लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए इसके लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए जिनकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक तथा शैथिल्य हानि कम हो। चुंबकीय पारगम्यता अधिक और शैथिल्य हानि कम हो। अतः इसके लिए मिश्र धातु परमेलॉय या म्यू मेटल का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु परमेलॉय या म्यू मेटल, नाम अच्छे से याद करना, नाम और प्रॉपर्टी भाई। मिश्र धातु परमेलॉय या म्यू मेटल में कौन कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल तो यही है। आयरन, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए हम चाहेंगे कि शैथिल्य हानि कम हो। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग करना होगा जिनकी चुंबकीय पारगम्यता हो ज़्यादा, शैथिल्य हानि हो कम। शैथिल्य हानि का मतलब BH वक्र का क्षेत्रफल कम हो। तो इसके लिए दो मिश्र धातुएं हैं, कौन कौन सी? परमेलॉय और म्यू मेटल। खाली ना इनको बड़ी मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए मिश्र धातु परमेलॉय या म्यू मेटल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी पारगम्यता अधिक और शैथिल्य हानि या BH वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। तो एक पॉइंट तो आप ये नोट करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एक पॉइंट और डालें बच्चों। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड वाला समझ में आ गया आपको? सेकंड पॉइंट और डालिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता, निग्राह्यता, क्यूरी ताप, चुंबक की संतृप्ति सब कुछ उच्च होना चाहिए। आपको एक शॉर्टकट से बताऊं तो जितनी भी आपने टर्म पढ़ी है ना, सब ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? स्थायी चुंबक की। तो आप कहोगे स्थायी चुंबक, लिखो आप लिखो। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज जानते हो आप? धारणशीलता, निग्राह्यता, चुंबकीय संतृप्ति, क्यूरी ताप, जितनी भी टर्म हैं सब उच्च होनी चाहिए। एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक बार लिख लें। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आप जिस भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? धारणशीलता, निग्राह्यता, चुंबकीय संतृप्ति, क्यूरी ताप, ये सारी क्वांटिटीज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्थायी चुंबक बनाने के लिए आयरन का उपयोग क्यों करते हैं, कोबाल्ट का उपयोग, कुछ भी ऐसा कोई भी मेटल है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप ये सारे पॉइंट जोड़ दोगे क्योंकि उसकी धारणशीलता उच्च है, निग्राह्यता उच्च है, चुंबक संतृप्ति उच्च है, क्यूरी ताप भी कैसा है? उच्च है। नोट करो जल्दी, चलो, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर ले, लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर ले। देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक मतलब अस्थायी चुंबक एक तरीके से, विद्युत चुंबक
बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए? अधिक धारणशीलता, अधिक धारणशीलता, कम निग्राहिता, कम शैथिल्य हानि और अधिक चुंबकीय पारगम्यता। ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे ना, ये लिख लीजिए आप। देखो मैं लिखा हूं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये बस 2-3 आंकड़े आप याद कर लेना लास्ट में ना, अच्छा आंसर देंगे इससे आपके। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनकी धारणशीलता अधिक हो, धारणशीलता उच्च, कौमा निग्राहिता कम। आप नरम लोहे को याद कर लो, वैसे याद करा दूं, नरम लोहे में याद करो, धारणशीलता ज्यादा थी, निग्राहिता कैसी थी? कम। क्षेत्रफल कम था तो शैथिल्य हानि भी कैसी थी? कम। पर म्यू आर धारणशीलता ज्यादा है ना, इसलिए म्यू आर कैसा है? उच्च। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? वो नरम लोहा याद दिमाग में लाओ, लंबा था ना, धारणशीलता ज्यादा, इधर छोटा था, निग्राहिता कम, उसके बाद में निग्राहिता कम हो गई, क्षेत्रफल कम था, शैथिल्य हानि कम और पारगम्यता ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके पास में कैसा ही पदार्थ है कि इसका उपयोग नरम लोहे का उपयोग अपन अस्थायी चुंबक में क्यों करते हैं, ये जोड़ देना। स्टील का उपयोग अपन स्थायी चुंबक क्यों करते हैं, वो जोड़ देना। इस तरीके से आप अपने आंसरों का जवाब दे सकते हो। इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 थ्योरेटिकल, यहाँ समाप्त होता है। अगर क्वेश्चन की एक वीडियो और आप कहोगे कमेंट करके बताना तो अगली वीडियो में बना देंगे, अन्यथा हम कल से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आपने पहली बार सुनी है और 1-2 बार बोलने में तो शायद वो याद भी ना हो। जिस तरीके से आपको वीडियो पढ़ाई गई है उसी तरीके से आप देखें, और फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो वापस चला के देख लिया करें एक बार, ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बाकी फिर कल मिलते हैं अपन अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।